हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन ये जो मॉडल पेपर चल रहा था हमारा सेकंड नंबर, उसकी एक क्लास हमने लगा ली है। एक मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है जो एक्सीलेंट के साथ में आते हैं। अब दूसरा मॉडल पेपर चल रहा था, आज उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहले वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू। संजीव डेस्क वर्क कंप्लीट हो चुका है। एक साइड हमारा एक्सीलेंट का डेस्क वर्क चल रहा है और हमारी सुबह 7 बजे क्लास होती है, एक क्लास हमारी शाम को 8 बजे होती है। तो दोनों ही टाइम क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और जल्द ही आपके लिए एक बेहतरीन महामैराथन आने वाली है मैथ की, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इससे बाहर कोई मैटर नहीं आने वाला। यानी बहुत बड़ी क्लास रहेगी, 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी आपके लिए। उसमें सब कुछ आपको पूरा मैथ का सिलेबस और उससे रिलेटिव जो भी छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलिएगा, यहाँ पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की दर्शाइए कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस में 1 अथवा 4q प्लस में 3 के रूप का होता है, वहाँ q कोई पूर्णांक है, वहाँ q कोई पूर्णांक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें अपन जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस में r होता है, जहां पे r का मान क्या होता है 0 से बड़ा, यानी शेषफल होता है r, तो शेषफल 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा ही किससे छोटा रहेगा, b से छोटा रहेगा। b जिस नंबर का अपन भाग लगा रहे हैं उससे हमेशा ही छोटा रहेगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ और हमें यहाँ b बराबर दिया गया है 4। देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है 4q प्लस में 3, यानी b का मान कितना दे रखा है, इसने 4 दे रखा है। b 4 दिया गया है, जो कि एक सम धनात्मक पूर्णांक है, तो r बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है, r का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, r का मान 4 नहीं आएगा। ये ही मान हमारे पास में आ सकते हैं। अब किसी सम नंबर का भाग लगाते हैं, किसी भी सम नंबर का भाग लगाते हैं तो हमेशा शेषफल सम ही आता है। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आप 4 का भाग लगा रहे हो और 10 में लगा रहे हो, 10 एक सम नंबर है, 4 का भाग लो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया 2, 2 एक क्या है, सम नंबर है। कोई भी विषम नंबर उठा लो, जैसे 13 आपने उठा लिया और इसमें आप 4 का भाग लगा रहे हो, 4 तिया 12, एक शेषफल, एक क्या, एक विषम नंबर है। तो किसी भी सम संख्या में सम संख्या का भाग लगाने पे शेषफल हमेशा सम प्राप्त होता है, और किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग लगाने पे हमेशा शेषफल विषम प्राप्त होता है। ये आपको पता चल गया होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बात लिखूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि ये 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 एक क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ यदि r बराबर 0 हो तो हमारे पास में a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस में 0, यानी हमारे पास में आ जाएगा 4q, जो कि एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यानी भाग पूरा गया है। और किसी भी भाग पूरा कब जाता है सम संख्या का, जब आगे वाली सम संख्या होती है, जब आगे वाली यानी आपके पास में अगर भाज्य सम संख्या है तो हमारे पास में क्या हो जाता है,
भाग पूरा पूरा चला जाता है सम संख्या का, ठीक है, जो कि एक सम धनात्मक पूर्णांक है। यदि r बराबर 1 हो तो हमारे पास में a इजिकल टू आता है 4q प्लस में 1, 4q प्लस में 1, जो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि अब यहां से कंडीशन लिखो, क्योंकि 4 एक सम संख्या है और किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का, किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग देने पर शेषफल हमेशा विषम प्राप्त होता है। ये बात होगी ना, जो कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है और किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग देने पे हमेशा शेषफल विषम प्राप्त होता है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक विषम नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से a इजिकल टू 4q प्लस में 3, 4q प्लस में 3 भी एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या। 4q प्लस में 3 भी एक क्या है, विषम संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 भी क्या हो जाएगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि अल्फा व बीटा बहुपद f ऑफ x 5x की स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 के शून्यक हैं, तो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके दो शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा ए होता है, माइनस का b बटा ए होता है। माइनस b का मान कितना है, b माइनस के 7, a का मान कितना है 5, तो माइनस और माइनस प्लस का b, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 7 बटे 5। ठीक है। वह अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणा क्या होता है, c बटा ए। c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 5, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा 5। ये आपके पास में 1 नंबर इक्वेशन है और ये आपके पास में 2 नंबर समीकरण है। क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 का होल स्क्वायर, 7/5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दो इसको, अल्फा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हुआ। इसको कोई नाम इक्वेशन नंबर आप दे सकते हैं 3। अब लिखोगे समीकरण नंबर 3 में 2 का भाग देने पे, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दो।
तो ये हमारे पास में आएगा अल्फा स्क्वायर में अल्फा डॉट बीटा का भाग प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा डॉट बीटा का भाग प्लस में 2 अल्फा डॉट बीटा में अल्फा डॉट बीटा का भाग, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी 49/25 में कितना आएगा 1/5। कितना आएगा 1/5 का क्या लगाना है आपको, भाग लगाना है। समझे? अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा डॉट बीटा से अल्फा डॉट बीटा कट गया। रिजल्ट कितना आ गया, ऊपर बच गया आपके पास में अल्फा बटा बीटा, नीचे बीटा बच गया, प्लस में ऊपर बीटा बच गया, नीचे बच गया आपके पास अल्फा। ठीक है, और यहां से प्लस का 2 है, इस साइड में जाके माइनस का 2 बन जाएगा। लेकिन पहले तो इसको सुव्यवस्थित कीजिएगा। ये आपके पास में 49/25 और ये 1/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और माइनस में क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। माइनस में क्या बन जाएगा 2 बनेगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, तो आएगा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा इज इक्वल टू, ये है 49 एकम 49/5 माइनस में 2/1। एलसीएम कितना आएगा 5 एलसीएम आ गया, 5 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 49 माइनस में 5 दूनी 10, इसमें से घटाओगे तो 49 में 10 आएंगे 39/5, 39/5 इज द राइट आंसर। यही मान पूछा था कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान होगा 49/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? अल्फा ये तो जानते ही है यार, थोड़ा सा ये अलग करना है आपको, और 1-2 बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 पेंसिलों तथा 4 पेनों का कुल मूल्य 250 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 पेनों का कुल मूल्य 302 रुपये है। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले हमें पेन और पेंसिल का मूल्य बताना है, तो जो वैल्यू आपको बतानी है, जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, स्टार्टिंग में वही मान लेते हैं, वही लेके चलते हैं। तो माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू x रुपये, व एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू y रुपये। अब प्रश्नानुसार केस फर्स्ट में 5 तो पेंसिल यानी 5x रुपये प्लस 7 पेन यानी 7y रुपये इज इक्वल टू टोटल मिला के 250 रुपये हो जाते हैं। 1 नंबर इक्वेशन बन जाता है। केस सेकंड, 7 पेंसिल है ना, तो 7x प्लस में 5 पेन है ना, तो 5y इज इक्वल टू 302 रुपये। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है। क्या करेंगे अब, या तो प्रतिस्थापन लगाओ या विलोपन लगाओ। तो आपको इसमें विलोपन लगा देना है। विलोपन कैसे लगाओगे, या तो x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो। तो आप यहाँ से x के गुणांक बराबर करके इसको घटा दो, तो लिखेंगे समीकरण नंबर, इसको तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 हो जाएंगे, तो यानी x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। फिर इसको घटाएंगे तो काट देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 7 से व 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर क्या प्राप्त होता है। इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35x, ठीक है, प्लस में 7 7 49, 7 को 7 से करेंगे तो 49
और y इज इक्वल टू, इसको हमें 7 से करना है तो 0 लग गया, 7 पंजे 35 और 25 के 150, 25 7 175 होते हैं तो ये लगा दीजिएगा 1750। इसको हमें 5 से करना है तो 5 7 35, 5 पंजे 25y और इसको करना है 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 1510। अब इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का 25 प्लस का 49 प्लस का 24 बचेगा, 24y इज इक्वल टू, ये 0 बचेगा, इसमें से घटा दो 1750 में से 1510, ये 4 बचेगा, ये हमारे पास में 2 बचेगा यानी 240। तो y का मान कितना आएगा, यानी 240, ये 24 यहाँ पे गुणा भाग में है, गुणा में है भाग में चला जाएगा, 24 एकम 24, यानी आपके पास y आपने क्या माना था, एक पेन का मूल्य माना था, तो पेन का मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। यदि लिखोगे यहाँ पे, यदि y बराबर 10 हो तो समीकरण नंबर 1 से 1 में रख दो y का मान, ये आ जाएगा हमारे पास में 5x प्लस में 7 दाएँ 70 इज इक्वल टू 250। तो 5x 250 में से 70 को निकाल दो, कितना आएगा 180 आएगा क्या, ठीक है। 70 को निकाला 0, 15 में से 7 जाएंगे तो 8, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा 180/5, 5 दिया 15, 5 दिए 15, बचेंगे 3, 23, 5 छिके 30। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं करते, इतना रुपये आ जाएगा क्या, 24। पेंसिल का मूल्य 36 रुपये आएगा, ठीक है। y का मान 70 रखा, चलो ठीक है। ये हमारे पास में पेन और पेंसिल का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल बहुत महंगी है भैया, इतनी 36 रुपये की आ रही है, तो ठीक है, पता नहीं क्या लगा है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 रुपये की दूरी एक समान चाल से चलती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की मूल चाल निकालना है। तो माना रेलगाड़ी की मूल चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, माना रेलगाड़ी की मूल चाल या मूल चाल मान लो इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी। तो देखो पहले उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 480, समय क्या होता है, तो समय बराबर हमारे पास में होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है और चाल कितनी है, ये इतना टाइम लगेगा। इसको अपन मान सकते हैं t1, समय फर्स्ट, ये बात है। 1 नंबर इक्वेशन मान लो, t1 का मान कितना आ गया 480/x। अब यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर कम करनी है, जिससे उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम 2 t2 क्या लगेगा, दूरी तो उतनी है 480 बटे चाल कितनी हो जाएगी x माइनस में 8। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों के बीच का डिफरेंट कितना दिया गया है, 3 घंटे का दिया है, दोनों टाइम के बीच में, इसीलिए मैंने टाइम निकाला है। यहाँ पे बीच में आपको किसके बीच में अंतर दिया गया है, टाइम के बीच में अंतर दिया है, टाइम निकाल लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताइएगा,
कि 480 बटे x बड़ा नंबर है या 480 बटे x माइनस में 8 ये नंबर बड़ा है। यानी एक नंबर समीकरण में t1 का मान बड़ा है या 2 नंबर समीकरण में t2 का मान बड़ा है, ये बता दीजिएगा मेरे को। तो एक चलो कोई बात नहीं, आपके डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं 10 में, चलो मैं 12 ले लेता हूं यहां पे। अगर मैं 12 में 4 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो 3 आता है। अगर मैं 12 में 4 माइनस में 1 का भाग लगाता हूं, 4 माइनस में 1 का भाग लगाता हूं, यानी 12 में मैं भाग लगाऊंगा 3 का तो रिजल्ट आएगा 4। ये बात है ना। तो यही कंडीशन है कि जिसका हर छोटा है, दोनों के अंश बराबर हैं। अब हमें तो देखना है हर जितना छोटा है वही नंबर उतना ही बड़ा है। इसका हर छोटा है, हर 3 है तो अंश इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा आएगा। इसका हर बड़ा है तो इसका अंश जो रिजल्ट है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहां से जो डिफरेंट देखेंगे, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं, ये पता है आपको, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो t2 है, ये t1 छोटा नंबर है। तो यहां से क्या करोगे, t2 माइनस में t1 इज इक्वल टू 3 घंटा। क्या दे रखा है, 3 घंटे। अब यहां से t2 का मान कितना है, 480 बटा x माइनस में 8, ये नंबर बड़ा है, माइनस में 480 बटा x और इज इक्वल टू 3 घंटा। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस में 8 और ये आ गया x। अब देखो एलसीएम तो आपने ये ले लिया, x माइनस में 8 से x माइनस में 8 कर देगा, यानी इस x का गुणा 480 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा 480x माइनस में ये बनेगा हमारे पास में x माइनस में 8, भी x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस में 8 बचेगा। इसका गुणा हमें करना है 480 के साथ में बराबर 0। अब मैं साइड में लिख देता हूं कि ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 480x, बाहर माइनस है, 480 का गुणा इस x के साथ में आएगा तो माइनस में 480x, ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, 480 का गुणा 8 के साथ में करना है तो 0 के साथ में 0, ठीक है, 0 के साथ में 0 बन जाएगा। 8 8 64, 64 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38, डिवाइड बाई, अब नीचे वाला नंबर है ना इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। x का x के साथ में x की स्क्वायर माइनस में x का गुणा 8 के साथ में माइनस के 8 है तो x की स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू 3 घंटा चल रहा है, इज इक्वल टू 3 घंटा चल रहा है तो 3 यहाँ पे लगा देते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं तो ये बनेगा 3x की स्क्वायर माइनस में 8 तिया 24x, 8 तिया 24x और 3840 यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या क्या तिरछा गुणा कर दिया, ये भाग में है, इस साइड में जाके गुणा में चला जाएगा तो 3x की स्क्वायर माइनस में 8 तिया 24x और ये बराबर में 3840 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3840। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, शायद निकाल लो, 3 का भाग चला जाएगा, 12 3 15, ठीक है, 3 कॉमन निकालो। पहले 3 आपने कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू आ गया x की स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 8 24, 0, 1280 इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पे गुणा में है, 0 की तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब आपके पास में ये एक द्विघात इक्वेशन आ गया। अब ऐसे 2 नंबर लेके आइएगा जिनका जोड़ या घटाओ तो माइनस के 8x आ जाए और गुणा करने पे माइनस के 1280 आ जाए, माइनस के 1280 आ जाए। ऐसी 2 वैल्यूज आपको लेके आने हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, सोचिए जल्दी सी। अब आपने कोई नंबर सोचा होगा, जैसे 30 और 40 का गुणा करते हैं, 30 और 40 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 1200। हमें तो लेके आना है 1280,
तो 32 और 40 को देख लेते हैं, तो ये आता है 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाँ 32 और 40, ठीक है। तो ये हमारे पास में x की स्क्वायर मैंने ले लिया, माइनस का नंबर आना चाहिए, बचना चाहिए, तो माइनस का आपने मान लिया 40x और प्लस के आपने मान लिए 32x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का 40 माना है तो प्लस का 32 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन आना है, फर्स्ट दो से आपने x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस में 40 प्लस के आपने 32 कॉमन ले लिया, प्लस के आपने 32 कॉमन ले लिया, तो ये है x माइनस में 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस में 40 और ये है x प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस में 40 बराबर 0 करोगे तो x का मान आएगा 40 जो किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बराबर आप करोगे x माइनस प्लस के 32 हैं इज इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा माइनस के 32, जो कि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये तो मान आपको लेना नहीं है। ये x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की हमारी मूल चाल आ गई। तो रेलगाड़ी की मूल चाल ही हमें ज्ञात करनी थी, तो इस प्रकार से इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। माना अनुआ पद हमारे पास में इसका 210 है, हमें पता नहीं, उसका मान लेके आना है, तो हमें n का मान यहाँ पे निकालना होगा। आपको सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। a का मान 21 और d का मान क्या होता है 82 माइनस में a1, 82 का मान है 42 माइनस में 21 इज इक्वल टू 21। माना अनुआ पद यानी an इज इक्वल टू 210, मान लिया आपने अनुआ पद क्या है 210 है। अब n पदों का योगफल ज्ञात, अनुआ पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान कितना आएगा 210, a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 21, डी का मान कितना है 21। अपन क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यानी 210 इज इक्वल टू 21 का इसके साथ, तो ये 21 प्लस 21n माइनस में 21, माइनस का है प्लस का नंबर कट गया, n का मान कितना आ जाएगा 210 में 21 का भाग लगा दो, 21 से कम 21, 21 से कम 21, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। अतः 10वां पद, अतः 10वां पद इज इक्वल टू 210 है, 10वां पद 210 है, हमें ये निकालना था। आगे है 9 नंबर, एक AP का अनुआ पद 2n प्लस में 1 है, अनुआ पद है तो उसके प्रथम 3 पदों का योग, कोई बात नहीं निकाल देंगे। an इज इक्वल टू आपको दिया गया 2n प्लस में 1, यदि n बराबर 1 हो तो देखो a1 यानी पहला पद n की जगह 1 रख दो प्लस में 2 इंटू 1, n का मान 1 रख दिया प्लस में 1, तो 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3, तो प्रथम पद क्या है 3 है। a2 यानी दूसरा पद, तो 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और यदि यहाँ पे लिखोगे n बराबर 2 हो तो ठीक है ये बन जाएगा, यदि n बराबर 3 हो तो ये बनेगा हमारे पास में a3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस में 1, तो 6 प्लस में 1 हमारे पास में बन जाएगा 7, 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 7। तो इसने बोला प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग यानी S3 सभी को जोड़ दो, 3 प्लस 5 प्लस 7,
8 और 5 15, कितना आ जाएगा 8 और 5 15। तो ये आपके पास में प्रथम 3 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 15 हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। तो अब इन दोनों को सिद्ध करना है आपको। जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट है बराबर टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा है। तो एलएचएस साइड लेके चलते हैं इसकी, एलएच साइड से पूरे क्वेश्चन को पहले तो ये एलएचएस साइड लिख लीजिएगा, फिर पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है, साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना लिख लिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा कॉस से कॉस कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा रूट में वैल्यू देखिएगा 1 बटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सरोस्मिका हमने यूज कर लिया है यहाँ पे। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों ही गुणा में है, रूट हट जाएगा। वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ये ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जाएगा ना, तो 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा डॉट 1 बटा कोस क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपको सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है आरएचएस में, अब आरएचएस इक्वल नहीं आया, इसलिए आरएचएस को भी हमें हल करना पड़ेगा, आरएचएस को भी हमें हल करना पड़ेगा। तो ये दिया गया टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो ये है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में कॉट बराबर क्या होता है, इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है कॉट टेन का, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटेगा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहली आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1 बटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा डॉट ये होता है 1 बटा कोस सेक थीटा। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, HP लिख सकते हैं, हैंस प्रूव यानी HP। दैट इज वेरी सिंपल, दोनों ही साइड को हल करना है, साइन और कोस में इसको कन्वर्ट करना है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सरोस्मिका को सिद्ध कीजिए, इसके बराबर 1 है, इसके बराबर 1 है, हमें ये लेके आना है। कोई बात नहीं, एलएचएस साइड लेके चलते हैं, पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो यार। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। और ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको हार्ड लगे साइन कोस में कन्वर्ट कर दो पूरे चैप्टर में ही। ठीक है, अब देखिएगा एलएचएस साइड से, एलएचएस साइड है हमारे पास में कोसेक ए माइनस में
साइन ए, और ये है सेक ए माइनस में कॉस ए, और ये दिया गया टेन ए प्लस में कॉट ए। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस में साइन ए, और ये है 1 बटा कॉस ए माइनस में कॉस ए, और ये है साइन ए बटा कॉस ए प्लस में ये है कॉस ए बटा साइन ए। ठीक, भी साइन कोस में पूरे जो एलएचएस साइड है उसको लिख दिया साइन कोस की टर्म में। इसका एलसीएम क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसका एलसीएम हमारे पास में आएगा साइन ए, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम क्या आएगा साइन ए डॉट कॉस ए, तो कॉस से कॉस कटेगा, ये रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, पहली सर्वसमीका चेंज कर दो, क्या रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आएगा, अपॉन में क्या है साइन ए, गुणा में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, क्या बन गया 1 बन गया, तो 1 बटा साइन ए डॉट कॉस ए। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन बच गया, कोई बात नहीं, इसको भी संवारेंगे, ये साइन से ये साइन कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, रिजल्ट हमें 1 प्राप्त हो गया, 1 बटा 1 बराबर RHS, LHS लेके चले थे RHS आ गया, यानी HP हैंस प्रूफ, LHS साइड लेके चले थे RHS हमारे पास में आ गया है, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचे। बाह्य वृत्त पे लिए गए एक बिंदु P से छोटे वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना PA और PB की रचना कीजिए। PA की लंबाई मापिए। सकेंद्रीय वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं, सबसे पहले प्रकार को 2 सेंटीमीटर ओपन करके एक वृत्त बनाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे बना दिया। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है, तो 2 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करके इस प्रकार से आपने एक वृत्त बना दिया। अब इसी प्रकार से प्रकार को 2 की बजाय आप 5 सेंटीमीटर ओपन करके 5 सेंटीमीटर ओपन करके और इस प्रकार से आपको एक वृत्त की रचना करनी है। इस प्रकार से आपको एक वृत्त की रचना करनी है। इसके केंद्र बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु P ले लिया, ये बड़े वाले वृत्त की परिधि पे P बिंदु ले लिया, ये O बिंदु है, ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। अब OP का समद्विभाजन करना है। OP का समद्विभाजन करना है तो आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल के यहाँ पे चाप लगाओगे, O पे रख के और P पे रख के यहाँ पे चाप लगाओगे। अब इसको क्या करोगे, आप डैश डैश से मिला दोगे। अब आप क्या करोगे, डैश डैश से मिलाओगे। ठीक है, अब इसको सेंटर पॉइंट मान के, केंद्र बिंदु मान के एक डैश डैश आप एक क्या करोगे, डैश डैश वृत्त बनाओगे। डैश डैश आपने एक वृत्त बना दिया। ठीक, अब ये डैश डैश वृत्त जहाँ पे काट रहा है ना, जहाँ पे काट रहा है उनको आप P से मिला दो। उनको आप क्या करोगे, P से मिलाओगे और उनको भी आप P से मिला दो, ये बिंदु। ठीक है, ये हो गया P A बिंदु दे दिया, इसको दे दिया B बिंदु, तो P A और PB, P A और PB आपके पास में 2 स्पर्श रेखाएं होगी। अब आपको इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई मापनी है। कैसे मापोगे, A को O से मिला दो और जो ये त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है,
स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपके पास में हो गया 2 सेंटीमीटर। तो लिखोगे त्रिभुज ए, त्रिभुज OAP एक समकोण, क्या है भी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर बराबर आधार हो गया AO या OA का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है AP, AP का स्क्वायर। OP आपको टोटल कितना हो गया, 3 ये है 5, टोटल हो गया 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO या OA कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पता नहीं, हमने मान लिया x सेंटीमीटर, कितना है x सेंटीमीटर है तो x का स्क्वायर, हमें तो x का मान लेके आना है। x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे है 25, माइनस में 2 का स्क्वायर घटा दो कितना आएगा, 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 21, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो यहाँ से स्क्वायर एक बार रूट मत लगाइएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं हटाया हमने। 25 में से 4 जाएंगे तो 21, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, x इज इक्वल टू रूट में 21 और ये आएगा हमारे पास में लगभग 4.5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट आएगा लगभग हमारे पास में कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसकी लंबाई आ जाएगी 21 की। ठीक है, अब एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC 6 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है, एंगल A पे 105 डिग्री है। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक BC 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना पड़ेगा। BC आपने खींच दिया इस प्रकार से, कितना लंबाई कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बिंदु B पे 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार से खींचती, कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। D की सहायता से नाप लेना, ये 45 डिग्री ही होना चाहिए अन्यथा गलत हो जाएगा। A पे दिया गया 105 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता भी A कहाँ पे आएगा, A बिंदु कहाँ पे आएगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, कहाँ पे लिखूं जगह उस साइड में लिख देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC में एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल B का मान पता है 45 डिग्री, एंगल A का मान पता है 105 डिग्री, एंगल C का मान पता नहीं, ये आ जाएगा 180 डिग्री। कोई बात नहीं, एंगल C का मान निकालना है 180 में से ये 45 और 105 को जोड़ोगे तो आएगा 150 और 150 इस साइड में जाके माइनस का बन जाएगा तो माइनस का 150। तो एंगल C का मान कितना आएगा 30 डिग्री। 180 में से 150 को घटाओगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये पता चल गया ना कि C पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, C पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री कोण बनाती हुई एक लाइन खींचोगे इस प्रकार से, ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। ये कितने का बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास में बन जाएगा 105 डिग्री का और ये बिंदु आ गया A। अब इसके संगत कोई दूसरा त्रिभुज लेके आना है तो बिंदु B से अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे और हमें दिया गया है 3/4। हमें क्या दिया गया है 3/4, यानी इसमें बड़ा नंबर 4 है तो 4 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 भाग कर लिए। और नीचे कौन सा है 4 है तो 4 को मिला दो, 4 को इससे मिला दो, ठीक जो भी है यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये है B1, ये है B2, ये है B3 और ये है B4। B4 को C से मिला दिया। B4 पे प्रकार को रख के एक चाप लगाओगे, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए B3 पे रख के एक चाप लगाओगे
चाप की लंबाई को नाप लो, चाप की लंबाई को नाप लो ये, और B3 पे इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दो। इस प्रकार से आपने इसको आगे बढ़ा दिया, यानी ये लाइनिंग आएगी वो एकदम पैरेलल आएगी, दिखने में भी समांतर होनी चाहिए और वैसे होनी चाहिए समांतर ही, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसे तो चेक नहीं करता कि ये स्केल लगाओ या डी लगाओ, ये कितने डिग्री का है कितने डिग्री का, आप लिख देते हैं और वो देखने में भी ऐसा मालूम होना चाहिए कि इसके बीच की दूरी 45 डिग्री है, तो दोनों लाइनों के बीच की थोड़ी ज़्यादा दूरी आएगी किसकी अपेक्षा, इनके बीच, क्योंकि ये 30 डिग्री का है ना इसलिए। और ये लाइनिंग पैरेलल होनी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर जी हमें डायग्राम में नंबर नहीं दिए, अरे कहाँ से दूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बट यहाँ सी पे ले जाके मिला देते हैं एक जगह, यानी ऊपर से क्या हो जाता है एक जैसे टेम्पल होता है ना उस तरीके का बना देते हैं। जैसे यहाँ से पैरेलल चली है और बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से ये टेम्पल बन गया, तो ये क्या समांतर थोड़ी ना है, तो उसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे। छोटी सी मिस्टेक भी क्या है नंबर कटा देती है, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं, मिस्टेक का हो गया, तो यहाँ पे तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। अब आपको क्या करना है, बिंदु सी पे प्रकार को रख के एक चाप लगाना है। इस प्रकार से चाप लगा दिया, उतना ही खुला रखते हुए, उतना ही खुला रखते हुए प्रकार को, और यहाँ पे एक चाप लगा दिया। अब इस चाप की लंबाई नाप लो, चाप की लंबाई नापा, ये आ गया। अब इसको कहें इससे मिला दो, ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये बिंदु आ गया आपके पास में कोई डी बिंदु, और ये कोई बिंदु आ गया ई। इसकी रचना कर दोगे अच्छे से, रचना सभी को करनी आती है, कोई बात नहीं। अब इसकी उत्पत्ति और बता देता हूं मैं। उत्पत्ति कैसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं करना है आपको, टाइम वैसे भी आपके पास में कम होता है, तो जल्दबाजी भी रखना है मेन एग्जाम में, और क्वेश्चन सही भी करना है, यानी एक्यूरेसी भी आनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, दोनों ही बात एग्जाम मानता है। अब यहाँ से लिखेंगे कि डी ई पैरेलल है ए बी ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, समांतर हैं, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लिख दीजिएगा बी डी अपॉन में बी सी, ये आएगा बी ए अपॉन में ई ए इजिकल टू, ये आएगा हमारे पास में डी ई, और ये आ जाएगा ए सी। ये कितना आएगा भाई 3/4, क्या 3/4। इस प्रकार से आप इसका स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुलक ज्ञात करना है, 15 नंबर में माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी FI का मान देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है 7 है, तो ये हमारे पास में अंतराल आ जाएगा 40 से 55। तो L का मान कितना आएगा, L का मान हमारे पास में आ जाएगा 40। F1 का मान कितना आएगा, जो अधिकतम बारंबारता है 7। F0 का मान क्या आएगा 3। F2 का मान कितना आएगा 6, ठीक है। H का मान देख लो, बीच का अंतर कितने का है 15 का है, H का मान कितना है 15 का है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z बराबर L का मान कितना है 40 प्लस F1 का मान कितना है 7, F0 का मान कितना है 3, 7 दूनी 14 माइनस में 3 माइनस में 6 गुणा H। तो Z का मान आएगा 40 प्लस 7 में से 3 जाएंगे तो 4/14 माइनस में माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा, और 14 में से 9 घटाओगे 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। H का मान कितना है रख दो, 15 है क्या, तो 15 रख दो, 15 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 दिए 15। तो Z का मान कितना आएगा 40 प्लस 4 दिए 12, यानी हमारे पास में 40 और 10 50 और 2 52। तो इसका जो बहुलक आएगा
वो कितना आएगा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए हमें CF चाहिए, माध्यिका या माध्यक एक ही बात होता है, CF चाहिए, संचयी बारंबारता चाहिए। तो CF होता है इस F का योग, F का योग करना होता है। ठीक है, तो करो 4 4 8 12, 12 और 11 हमारे पास में हो जाएगा 23, 23 और 15 हमारे पास में हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा हमारे पास में 50। ये बात है ना, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से n/2 क्या करना है, n/2 यानी 50/2 = 25 से ठीक बड़ी CF = 38 है। तो ये आ जाएगा ना मान, वर्ग अंतराल 30 से 40, L का मान 30 और F का मान कितना आएगा 15, F का मान आ जाएगा हमारे पास में 15 और CF का मान इससे जस्ट ऊपर वाली, तो CF का मान आ जाएगा 23। ठीक है, H का मान देख लो, H का मान आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा माध्यिका M बराबर, माध्यिका या माध्यक M बराबर L प्लस, ऐसे लिख दो, M बराबर L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। तो M बराबर L का मान कितना है, निम्न सीमा 30 प्लस 25, n/2 25 आ गया ना, माइनस में CF का मान 23 अपॉन में F का मान 15 गुणा यहाँ पे है 10, H का मान कितना है 10 है। इसको काटो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 25। तो M बराबर 30 प्लस 25 में से 23 जाएंगे तो 2/3 गुणा 2, गुणा कर दो भी, M का मान आएगा 30 प्लस 2 दूए 4/3, 4/3, 4 में 3 का भाग लगाओ पहले, तो 30 प्लस 3 एकम 3 बच गया 1, 10, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ऐसे जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा 30 और 1 31, 31.33, 31.33 इसका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा या माध्यक आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। 3 बच्चों के एक परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। 3 बच्चों का एक परिवार है, अब आपको इसमें बताना है कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता हमें बतानी। चलो देखते हैं, कंडीशन बनाते हैं पहले तो, कि 3 बच्चे होने के कुल परिणाम, 3 बच्चे होने के कुल परिणाम। अब देखो, कुल परिणाम, परिवार में कोई जरूरी थोड़ी ना तीनों लड़कियां हो, तीनों लड़के हों, एक लड़का हो, यानी तीनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, तीनों गर्ल्स भी हो सकती है, 2 गर्ल्स 1 बॉय भी हो सकता है। और इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में तीनों बॉय भी हो सकते हैं, या एक गर्ल्स और 2 बॉय भी हो सकते हैं, या तीनों बॉय हो सकते हैं, तीनों बॉय हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या? 2 लड़के 1 गर्ल्स हो सकती है, 2 लड़कियां 1 बॉयज हो सकता है, 3 बॉयज हो सकते हैं, 3 गर्ल्स हो सकती हैं, और शायद कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक, अब देखिएगा इसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। 4 कंडीशन हो सकती है। इसने बोला है कम से कम 2 लड़के, कम से कम तो 2 लड़के आने चाहिए। तो इसका मीन्स क्या है
इसमें तो एक ही लड़का है, ये नहीं लेंगे, कम से कम 2 लड़के, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 लड़के भी हो सकते हैं, 2 तो होने ही होने चाहिए। और इसमें एक भी लड़का नहीं है तो ये नहीं लेंगे। ओनली फॉर कितनी कंडीशन बनेगी उसकी, संभावित परिणाम कितने हैं 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं 4। तो यहां से लिख देते हैं कि कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता का मान अपन लिखेंगे P बॉय PB इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो, एक तो ये हो सकता है कम से कम 2 लड़के, इसमें 2 से ज्यादा भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं, तो 2 तो होनी चाहिए। यानी अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4, इसको काटोगे रिजल्ट आएगा 1/2। तो 3 बच्चों के एक परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास में 1/2। तो इस प्रकार से इस क्लास में अपन ने ये जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।